हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आवर एनसीईआरटी एग्जाम प्लस। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली लास्ट आपका जो केमिस्ट्री का वीडियो था उसमें आपने हाफ बेसिकली दैट इज ऑफ पार्ट 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट 2। ठीक है, फॉर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हम एनसीईआरटी एग्जाम प्लस जो रिमेनिंग है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सो यू कैन सी इन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, यू कैन ईजिली सी दैट। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दैट वी हैव 12th क्वेश्चन। 11th तो हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिए थे। 12th क्वेश्चन, व्हाट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो कभी ऐसा ना हो कि हम करेक्ट स्टेटमेंट बता दें, उसका हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक मॉलिक्यूल अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें H2, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और यू कैन से अ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर। यस, क्योंकि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, तो होता क्या है, आप उन्हें वापस से एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल या फिर किसी भी केमिकल मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, कंपाउंड रिटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कंपाउंड्स का, देखो हमारे पास एलिमेंट्स से डिफरेंट एलिमेंट्स से उन्होंने कंबाइन करके हमारे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। अब ये क्या बोल रहा है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की थी वो ही कंपाउंड्स के अंदर है, तो नहीं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन नहीं रहती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट में बोले, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, इसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाते हैं, तो आप वाटर चाहे कहीं से भी ले लो, उसका हमेशा कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड रहेगा। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, दैट इज थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस सवाल में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट हमसे कैसे पूछी गई है, कि करेक्ट पूछी गई है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मुझे रिएक्शन गिवन है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना रहा है, दैट इज Fe2O3। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन अ रिएक्टेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला है कि इसने मास ऑफ आयरन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड है वही हमारा प्रोडक्ट साइड है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है? तो हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो कहता है कि रिएक्टेंट का मास जो है दैट इज इक्वल्स टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एंड दिस इज एप्लीकेबल टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसी को हम बोल सकते हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। तो इसमें हमसे सीधा एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वैसे अगर हम देखें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं, मासेस की बात कर रहा है ना, तो मास कंजर्व्ड है वहाँ पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास कंजर्वेशन है, ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं फॉलो हो रहा है।
नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। अगर हम एक्सेस में भी लेंगे तब भी तो वो आयरन ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट या फिर आपको इनकरेक्ट बोला जाए, इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है कि हमें कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इफ वी हैव अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई अगर हो रही है तो हाँ उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, MgO2 के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्साइड बना रहा है और रिएक्शन जो है दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो हाँ इसमें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, बट हमसे सवाल में नॉट करेक्ट पूछा था। सेकेंड अगर मैं देखूं, C3H8 हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2। लेकिन अगर मैं देखूं क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो C3 है, 3 कार्बन है, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो दिस इज नॉट अ बैलेंस, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा, तो हमसे यही पूछा था, ऑप्शन सेकंड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर आप थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो ये दोनों रिएक्शन भी बैलेंस्ड ही हैं। P4 5 ऑक्सीजन के साथ P4O10 फॉर्मेशन बैलेंस है, 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे भी 10 ऑक्सीजन बैलेंस है। लास्ट अगर हम देखें, व्हेन वी हैव CH4 कंबशन रिएक्शन से CO2 प्लस H2 कार्बन बैलेंस है, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 + 2 4 है, तो दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। UBCR मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वी आर सेइंग दिस इज unbalanced केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग, सपोज वो अपने ऑक्साइड बना रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक एटम या एक एलिमेंट जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहा है किसी और ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्साइड बनाने की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से लोगे तो ऑब्वियसली एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 1:2। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि CO2 में हमें पता है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, 1:2 में कंबाइन करता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है। आप चाहे किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो, तो येस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब हमसे 2 अगर वो अपना ऑक्साइड बना रहे हैं, 2 ऑक्साइड में प्रोपोर्शन जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए, वो हमसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, CO2 और CO, हाँ बिल्कुल, where mass of oxygen which combine with the fixed mass of carbon are in the simple ratio that is 2:1। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, क्यों, देखो कार्बन CO and CO2, इसमें क्या हो रहा है कि वी हैव कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन का रेशियो तो क्या है, फिक्स्ड है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, बट द ऑक्सीजन का रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो है। पहले CO2 की बात कर रहा है, तो दैट इज इन CO2 पहले बोल रहा है, CO2 एंड CO, तो दैट इज 12 ग्राम एंड 16 ग्राम। इनका रेशियो क्या है, दैट इज 2:1 में
कंबाइन कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है. दैट्स वाई ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखें, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म. अमाउंट सेम रहता है लेकिन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ वाटर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें से भी हाई टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है. वी हैव हाइड्रोजन, रिएक्शन क्या होगी, H2 विद O2 फॉर्म्स H2O. अगर मैं इसे बैलेंस करूं, सपोज वी आर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, देन वी हैव, अच्छा एक सेकेंड, ट्वाइस. ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस. इसका मतलब अगर 200 ml H2 का है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ वाटर वेपर. लेकिन यहाँ पे सवाल तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का था, मोल मोल एनालिसिस या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस का तो हमसे पूछा ही नहीं था. तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के तो ऐसे ये दो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, क्योंकि वही मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हमें बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस at STP is equals to, STP is what, STP stand for standard temperature and pressure condition. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, टेम्परेचर की भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. मतलब यहाँ पे हम PV = nRT से जब हम निकालते हैं, दैट इज फ्रॉम मोल्स टू वॉल्यूम, जस्ट मल्टीप्लाइंग विद 22.7. एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करते हो एंड यू गेट दी वॉल्यूम. ठीक है. अब हमसे इसमें पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल्स टू व्हाट. देखो, अगर मेरे पास मोल है, आई कैन कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम. अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे अगर STP लिखा है तभी मैं मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ और वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ इफ़ वी हैव दी STP कंडीशन. नहीं तो अगर मुझे डेंसिटी पता है तो मैं इंटर कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट यहाँ पे डेंसिटी तो नहीं दी हुई है, बट STP लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग विद 22.7 लीटर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए. वैसे इसे अप्रॉक्सीमेटली में हम 22.4 लीटर्स बोलते हैं. ठीक है. तो मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मुझे वॉल्यूम से मोल्स में जाना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स. ठीक है. तो अब इन ऑप्शंस में देखना है मुझे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 मोल के लिए. अब यहाँ से हमने मोल से वॉल्यूम तो देख लिया. अच्छा, वॉल्यूम की तो यहाँ बात भी नहीं हो रही है. वैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इतने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के. तो अगर मेरे पास मोल है तो क्या मैं मॉलिक्यूल निकाल सकती हूँ. मोल से मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय दी एवोगैड्रोस नंबर, वी हैव दी मॉलिक्यूल. ठीक है, बिल्कुल. अब मेरे पास मोल कितने हैं, दैट इज 1 मोल है. तो मुझे अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो इट विल बी 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल. ठीक है, दैट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर है. तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आंसर जो है मल्टीपल्स मिलेंगे आपको. ठीक है. और अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतने एटम हैं. एटम की बात नहीं कर रहे, हमारे ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, मतलब O2 की बात की जा रही है. तो मैं मॉलिक्यूल से जब एटम्स निकालने के लिए मुझे एटॉमिसिटी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वी हैव द एटॉमिसिटी 2. तो यहाँ पे क्या होगा, एटम्स की अगर बात पूछी जाए, ये तो मॉलिक्यूल है, सो मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एटॉमिसिटी से. एटॉमिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स इन एन मॉलिक्यूल.
और यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है 2, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन गैस, दैट मीन्स O2 की बात हो रही है। इसके लिए एटॉमिसिटी कितने एटम से बना हुआ है, 2 एटम से, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 6.023 × 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। मोल्स अगर मुझे निकालने हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास दैट इज 16 ग्राम बाय दी मॉलिक्यूलर मास दैट इज 32, तो इट कंटेन्स हाफ मोल, और जबकि हमें सवाल में क्या दिया है 1 मोल किसके बराबर होंगे, बट ये तो हाफ मोल है, इस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट लास्ट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम में कितने मोल होंगे, 32 ग्राम में कितने होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास दैट इज 32, it comes out to be 1 mole, that is also same. So option 4th is also correct. So correct answer is first and 4. तो हमसे यही पूछा था कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस STPP किसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें रिएक्शन दे रखी है, मुझे पता है H2SO4 क्या है हमारे लिए, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है, तो दैट इज द एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और सॉल्ट प्लस वाटर हमें ऑब्टेन हो रहा है। अब हमें क्या बोला है कि व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब मुझे बताना है अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। मुझे कितना हमारा सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है और उसकी कितनी मोलारिटी है वो मुझे बतानी है। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल हो व्हेन वी हैव 2 रिएक्टेंट, जैसे कि इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH आर द 2 रिएक्टेंट, और दोनों के मुझे मोल्स या मोलारिटी या वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उस केस में व्हेन वी हैव 2 रिएक्टेंट और दोनों के मोल्स या मोलारिटी कुछ भी गिवन है हमें, तो उस केस में कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। क्या कंसेप्ट आता है, लिमिटिंग और एक्सेस। लिमिटिंग क्या होता है, जो कम अमाउंट में है, लिमिट में प्रेजेंट है, आफ्टर द रिएक्शन वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एक्सेस रिएजेंट कौन सा होता है, जो एक्सेस में प्रेजेंट है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन भी वो कुछ ना कुछ बच जाता है, दैट इज द एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो पहले हमसे देखें अगर इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग एक्सेस बच भी रहा है या दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। सो नाउ वी हैव द रिएक्शन दैट इज H2SO4 reacting with twice of NaOH, reacting with NaOH, formation of Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन अच्छा बैलेंस करके दी हुई है, दैट इज ट्वाइस ऑफ वाटर H2SO4, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको इसमें दिखेगा कि एक मुझे पता है एसिड बेस रिएक्शन में एक H+ और एक OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक H+ एक OH- के साथ कंबाइन हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन मिलती है। H2SO4 जो है इट गिव्स 2H+, ये क्या देता है 2H+ देता है, और ये क्या देगा NaOH क्या देगा एक OH-, तो इसीलिए एक H2SO4 2 NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्री अगर हम देखें कि 1 मोल H2SO4 विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NaOH टू हैव द कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन तो तभी होगी जब 1 मोल H2SO4 का रिएक्ट करेगा 2 मोल NaOH से। तो यही तो हम स्टोइकियोमेट्री से बताते हैं, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। सो वी कैन सी 1 मोल ऑफ H2SO4 react with 2 mole of NaOH, 2 mole of NaOH,
तभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन होगी। लेकिन अब मुझे क्या बोल रहा है कि 1 लीटर 0.1 मोलर मोलारिटी है, वॉल्यूम है। तो ये चीज़ तो हमने लास्ट पार्ट में भी देखी थी। इफ़ वी नो द मोलारिटी एंड वॉल्यूम, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, मोल्स निकाल सकती हूँ H2SO4 के। हाँ बिल्कुल, बाय मल्टीप्लाइंग मोलारिटी विद द वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी कितनी है 0.1, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.1 मोल ऑफ H2SO4 is allowed to react with 0.1 मोल ऑफ NaOH। तो इनसे अब बात ये आती है कि भाई इसका जब 1 मोल रिएक्ट करा था, जो स्टोइकियोमेट्री से मुझे समझ आया कि अगर इसका H2SO4 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो NaOH के 2 मोल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ तो 0.1 है कि दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। नहीं, इस केस में एक एक्सेस रिएजेंट होगा और एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे देखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि 0.1 मोल ऑफ H2SO4 जो है रिएक्ट करेंगे 0.2 मोल ऑफ NaOH के साथ। लेकिन यहाँ पे तो 0.2 मोल नहीं है NaOH के साथ, मतलब यहाँ पे H2SO4 हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर NaOH का 0.1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 का कितना करेगा, 0.05 मोल ऑफ H2SO4 विल रिएक्ट, मतलब जस्ट उसका हाफ मोल रिएक्ट करेगा। तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज एन एक्सेस, और ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसे हम LR से बताते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, stoichiometry of Na2SO4 is 1 divided by the stoichiometry of NaOH, that is 2, multiplied by the moles, that is 0.1. So it comes out to be 0.1 by 2. That means it will be 0.05 moles of Na2SO4 जो है वो ऑब्टेन होंगे। अब हमसे पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड, ठीक है, एंड इट्स मोलारिटी इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन। अच्छा, मोलारिटी और अच्छा मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, अब क्या हमसे मास, अच्छा मास में पूछा हुआ है, हमारे पास ये क्या आ गया, Na2SO4 के मोल्स आ गए। तो क्या मैं मास निकाल सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। मोल से मास कैसे निकालेंगे, मास विल बी मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट, 0.05 मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 23 into 2, दैट इज 646 प्लस सल्फर 32 प्लस 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10 110, एक सेकेंड। ठीक है, 46 प्लस 32 प्लस 64, it comes out to be 142 will be the molecular mass of Na2। तो मल्टीप्लाई विद 142, तो मेरे पास मास आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 0.05, so it comes out to be 7.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमें ऑब्टेन होगा। पहली बात तो यस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। और दूसरा हमसे क्या पूछा है, मोलारिटी इन द सॉल्यूशन एंड इट्स मोलारिटी, मतलब Na2SO4 की मोलारिटी सॉल्यूशन के अंदर। तो हम देखें अगर मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल M, मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल M। मोल्स दैट इज कितने हैं, 0.05 मोल्स हैं, मोल्स पर वॉल्यूम, पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर इसका है और 1 लीटर इसका, टोटल वॉल्यूम वी हैव इज 2 लीटर। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी 0.025 मोल पर लीटर विल बी द मोलारिटी, 0.025, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि हमसे मोलारिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्ट पूछा था जो कि हमें ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो जब भी याद रखना हमेशा कि अगर कोई रिएक्शन है और 2 रिएक्टेंट के मोल्स गिवन हैं आपको,
तो उसमें एक लिमिटिंग होगा और एक्सेस में होगा एक, ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस। अब हमें जो प्रोडक्ट के मोल्स हम फाइंड आउट करते हैं बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, वी विल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट से Na2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करें, फिर मोल्स आ गए तो मैंने मास फाइंड आउट किया, एंड देन वी हैव, अगर मुझे मास पूछा गया था इसमें, ठीक है, तो हमारे पास मोल्स आ गए, तो हम मोलारिटी भी बता सकते हैं। टोटल वॉल्यूम मुझे पता है 2 लीटर है टोटल वॉल्यूम, सो वी इजीली फाइंड आउट दी मोलारिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कौन से पेयर में सेम है, हमें ये बताना है। फर्स्ट वी हैव, देखो सब में हमें मासेस गिवन है और मुझे नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने हैं। तो बेसिकली अगर मेरे पास मोल्स, मास अगर गिवन है, फर्स्ट वी फाइंड आउट द मोल्स, मोल्स के बाद वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे ऑल आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से, तो नंबर ऑफ एटम्स। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगी जिन पेयर में, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट वी हैव इज 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 4 ग्राम ऑफ H2 है, ठीक है। अगर हम मोल्स निकालें, मोल्स कितने होंगे, दैट इज गिवन मास बाय द मॉलिक्यूलर मास। O2 का कितना होता है 32, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें 4 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है H2, तो इट विल बी 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पे मोल्स हाफ आए, इसमें 2 आए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग विद द एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे मैं एवोगैड्रो नंबर को Na रिप्रेजेंट करती हूँ, इट विल बी Na मल्टीप्लाई बाय द मोल्स, दैट इज हाफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na मल्टीप्लाई बाय द मोल्स, दैट इज 2, ठीक है। तो मोल्स, मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट अगर हम देखें एटम्स, एटम कैसे बताएंगे, मॉलिक्यूल से एटम कैसे बताते हैं, मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी अगर O2 की मैं बात करूँ तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, और हाइड्रोजन के केस में भी एटॉमिसिटी इज 2, ठीक है। सो वी हैव Na/2 मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिसिटी, दैट इज 2। इस केस में क्या होगा, Na2 इंटू एटॉमिसिटी, दैट इज 2। सो इट विल बी कम आउट टू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, इसमें नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल्स टू 4Na, तो इसमें सेम नहीं है। सेकेंड में अगर हम देखें, सेकेंड वी हैव इज 16 ग्राम ऑफ O2 प्लस 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ O2 तो सेम ही है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, दैट इज Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे इसमें एटम्स, ठीक है। इस केस में मुझे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वी फाइंड आउट द मोल्स। मोल्स कितने हो जाएंगे, 44 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 12, दैट इज 44, तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो 1। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो, दैट इज Na। एटम्स मल्टीप्लाई विद द एटॉमिसिटी कितनी है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, सो एटॉमिसिटी इज 3, इट विल बी 3Na। सो इसमें भी नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। नेक्स्ट में अगर हम देखें 28 ग्राम ऑफ N2 है, और हमारे पास क्या है 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है। तो वी हैव 28 ग्राम ना, ठीक है। तो इस केस में मोल्स कितने हो जाएंगे, 28 गिवन मास बाय दी मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ऑल्सो 28, so it comes out to be 1 mole. इस केस में 32 given mass by the molecular mass is also 32, that is also equals to 1 mole. मोल्स दोनों में सेम आए। अब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय Na, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर, येस इट कम्स आउट टू बी एवोगैड्रो नंबर के बराबर आए मॉलिक्यूल्स। एटम एटॉमिसिटी इसकी कितनी है 2 है, और इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है, तो आपको आगे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बट येस एटॉमिसिटी इज 2Na विल बी द नंबर ऑफ एटम, इसमें भी कितने होंगे 2Na विल बी द नंबर ऑफ एटम। सो ऑप्शन थर्ड जो है दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। फोर्थ में भी, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर हम फोर्थ देखें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो अगर हम देखें वी हैव
12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, तो कार्बन का कितना होता है, दैट इज 12. सो इट कंटेन्स 1 मोल मल्टीप्लाई बाय Na, मॉलिक्यूल्स आ गए, और मल्टीप्लाई बाय 1, एटॉमिसिटी कितनी है, कार्बन सॉलिड है, सो एटॉमिसिटी इज ऑल्सो 1, सो Na विल बी द नंबर ऑफ एटम्स. नेक्स्ट अगर हम देखें 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है. तो वैसे यहाँ पे ओके सोडियम है ना, तो 23 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, तो कितने आ गए 1 मोल. मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 इंटू Na विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एटम कितने, एटॉमिसिटी इसकी भी 1 है, तो इसमें भी Na नंबर ऑफ एटम्स. सो ऑप्शन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों में एवोगेड्रो नंबर के बराबर ही एटम प्रेजेंट है. सो ऑप्शन 3rd and 4th आर करेक्ट. ठीक है, तो हमें ये समझ आए कि मुझे अगर मास गिवन है तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोल्स, देन वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स एंड देन वी फाइंड आउट द एटम्स. कैसे निकालेंगे मोल्स, गिवन मास बाय द मॉलिक्यूलर मास वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स से मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग दी एवोगेड्रो नंबर. मॉलिक्यूल्स आ गए, देन वी फाइंड आउट द एटम्स. तो एटम से मॉलिक्यूल से एटम कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई विद द एटॉमिसिटी. ठीक है, सो दिस इज 3rd ऑप्शन एंड 4th आर करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव इज which of the following solution have the same concentration. पहली बात तो concentration होता क्या है, that is concentration का मतलब हम बात कर रहे हैं मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर मतलब मोल पर वॉल्यूम will define the concentration. You can say मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम will define the concentration. तो हमसे यही पूछा है कि किस में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है. पहला 20 ग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन. ओके, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन. 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो मैं इसके क्या निकाल सकती हूँ, मोल्स. मोल्स कितने हो जाएंगे NaOH के, गिवन मास दैट इज 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास. सोडियम दैट इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1. So 0, 1, 40. So it comes out to be half moles of. ठीक है, अच्छा ये वॉल्यूम जो हम कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर की बात करते हैं. अच्छा यहाँ ml है तो मोल पर ml की बात कर लेंगे. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज मोल्स हाफ बाय वॉल्यूम दैट इज 200. सो इट कम्स आउट टू बी 1/400 मोल पर ml. यूनिट अगर लिख दें दैट इज मोल पर ml विल बी द कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंड केस में अगर हम देखें 0.5 मोल से दे रखे हैं मुझे, डिवाइडेड बाय 200 दैट इज, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी सेकेंड में, मोल दैट इज 5/बेसिकली 1/2 इंटू वॉल्यूम दैट इज 200. सो इट कम्स आउट टू बी 1/400 मोल पर ml. तो फर्स्ट और सेकेंड केस में कॉन्सेंट्रेशन सेम है. थर्ड केस में अगर हम देखें which of the following solutions have same concentration. Okay, first and second have same concentration. Next अगर हम थर्ड देखें 40 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ml ऑफ सोल्यूशन. अगर हम देखें 20 ग्राम ऑफ NaOH in 200 ml, मतलब जस्ट हमने क्या किया, मास को डबल कर दिया और वॉल्यूम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. ठीक है, अगर मैंने मोल्स भी डबल हो जाएंगे, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो यहाँ से सीधा हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. थर्ड में अगर मैं मोल्स देखूँ कितने आ जाएंगे मोल्स, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट विल बी 1. सो कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 100. सो इट कम्स आउट टू बी 1/100. ठीक है, नेक्स्ट केस में 20 ग्राम KOH है हमारे पास. अगर मैं इसमें फोर्थ केस मोल्स निकालूँ, फर्स्ट मोल्स मास गिवन मास दैट इज 20. ठीक है, डिवाइडेड बाय KOH का, अच्छा वहाँ तो हमें मोल से दिया हुआ था. KOH का हमारे पास क्या हो जाएगा, तो KOH का कितना हो जाएगा, 39 + 1 + 16. सो इट विल बी 9, 10, 6, 3, 4, 5, 56. ठीक है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 56 बाय वॉल्यूम दैट इज 200 इंटू 200. ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया वैसे ये 10. सो इट कम्स आउट टू बी 1/560 मोल पर लीटर वॉल्यूम. ठीक है,
तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड का ही जो कॉन्सेंट्रेशन है दे हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो यही हमसे पूछा था। तो मुझे ये बताना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, मोल बाय वॉल्यूम। अब सब में वॉल्यूम ml में है तो आपको लीटर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 16 ग्राम ऑक्सीजन के किसके मॉलिक्यूल के नंबर सेम होंगे, हमें ये बताना है। तो देखो पहले तो मुझे मॉलिक्यूल 16 ग्राम O2 के अंदर मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोल्स, दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाई 32, दैट विल बी 1/2। फिर हम निकालते हैं क्या, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, दैट इज हाफ इंटू एवोगेड्रो नंबर Na, ठीक है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो Na/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। अब इन ऑप्शंस में हम देखते हैं, इस केस में अगर हम देखें गिवन मोल्स निकाले 16 बाई दी दैट इज 12 प्लस 16 दैट इज 8, 28, ठीक है, तो दैट इज 28, ठीक है, 16 ग्राम, ओके, 16 बाई 28 विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे को क्या चाहिए, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल दैट इज 16 बाई 28 मल्टीप्लाई बाय द एवोगेड्रो नंबर Na, ठीक है, अगर दैट विल बी 8, 1, 4, 7 एंड 4, दैट विल बी 4/7 Na, ठीक है, तो ये तो नहीं है करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड वी हैव इज 28 ग्राम N2। अभी हमने 28 ग्राम N2 में तो वैसे फाइंड आउट भी किया था। फर्स्ट मोल्स दैट इज गिवन मास 28 बाय द मॉलिक्यूलर मास 28, 1 मोल, मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय द एवोगेड्रो नंबर दैट इज 1 Na। तो बेसिकली जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम आ जाए ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है, तो जिस केस में मोल सेम हो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्स्ट सेकंड भी नहीं है करेक्ट। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, मोल्स फाइंड आउट करते हैं बस हम, दैट इज 14 ग्राम ऑफ N2, 14 ग्राम ऑफ N2 है, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी मोल्स विल बी 14/14, ठीक है, सॉरी 28 ना, 14/28, इट कम्स आउट टू बी हाफ मोल्स ऑफ N2। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम बोल सकते हैं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो थर्ड ऑप्शन, और जो हमारा था 16 ग्राम ऑफ O2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है हाफ है, उस केस में भी नंबर ऑफ मोल्स हाफ है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से हम मॉलिक्यूल्स निकालें ना, तो मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में जस्ट हमें क्या करना है, एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है हाफ Na, ठीक है, तो हाफ Na यहाँ पे भी थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हाफ Na है। सो ऑप्शन थर्ड इज सेम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ H2, इसमें मैं अगर मोल सेम आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो 1 ग्राम H2 है तो इसमें मोल्स कितने हो गए, मोल्स विल बी गिवन मास 1 ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2, तो इट कम्स आउट टू बी हाफ मोल्स। तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na/2 के बराबर। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट, दोनों के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के जैसे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है कि सेम है डिफरेंट है, तो हमें निकालना पड़ेगा मोल्स। अगर मोल्स सेम आ जाएंगे तो वहीं पे हम छोड़ सकते हैं, अगर मोल्स सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगेड्रो नंबर से, तो हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। कौन सी ऐसी टर्म है जो यूनिटलेस है। फर्स्ट इज मोलालिटी, अभी हमने देखा था स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी। क्या होता है, दैट इज मोल्स बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स बाय मास, मोल्स पर kg विल बी द यूनिट ऑफ मोलारिटी, ठीक है। सो यू कैन से इट विल बी मोल्स per kg will be the unit of molality. Next we have is, this is first. Second we have is molarity. तो molarity क्या था, moles by volume of solution. So it will be moles per liter
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज तो मोल पर लीटर विल बी द यूनिट ऑफ मोलारिटी। नेक्स्ट वी हैव इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मोल फ्रैक्शन मैं सोल्यूट की बात कर रही हूँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो क्या होता है? दैट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं टोटल मोल्स से, तो मतलब यूनिट जो है मोल मोल कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम यूनिटलेस क्वांटिटी। सो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, सो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो ऊपर भी वेट है, जब भी ऐसा हो ना कि हम किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनिटलेस ही होगी, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा, चाहे वो केजी में हो तो वो भी कैंसिल आउट, इट ऑल्सो बिकम्स यूनिटलेस क्वांटिटी। सो ऑप्शन फोर्थ। सो थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर यूनिटलेस, क्योंकि रेस्पेक्ट में जिसके भी मास जैसे मोल फ्रैक्शन में हम देखें मोल्स मोल्स था, मास परसेंटेज में ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो उनकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, सो इट विल बिकम यूनिटलेस टर्म, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज one of the statement of Dalton's atomic theory is given by compounds are formed when atoms of different element combine करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे हमने CO2 या H2O की बात करी, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है, ऐसे H2O का केस होता है, दैट इज व्हाट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये बोला है विच ऑफ द लॉ इज नॉट रिलेटेड विद दिस स्टेटमेंट, से कौन सा लॉ रिलेट नहीं करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहा है एटम्स, उसके बारे में बात करता है? नहीं। तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है मास का, वो इस स्टेटमेंट से कोरिलेट नहीं करता है, तो विच ऑफ द लॉ इज नॉट करेक्ट ना, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हाँ तो डेफिनेट प्रोपोर्शन एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, सो दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एज वेल एज मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ भी यही स्टेट करता है हमें। सो सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट लॉ। लास्ट वी हैव इज एवोगेड्रो लॉ। एवोगेड्रो लॉ इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात करता है, एलिमेंट्स की बात नहीं करता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट related with this statement. So option first and fourth are not correct statement related to the Dalton's law of atomic theory, ठीक है। So these all are the questions in some basic concept of chemistry, जो कि हमने दो पार्ट में डिवाइड करे। पार्ट फर्स्ट में हमने 11 क्वेश्चंस कवर करे, आफ्टर दैट विल कंप्लीटेड इन द पार्ट सेकेंड, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पलर में, दैट इज सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर हम देखें कि इसके NCERT एग्जाम्पलर्स के अंदर बहुत सी बात हमसे फार्मूला बेस्ड सवाल भी पूछे गए हैं, कई कंसेप्चुअल बेस्ड थी कि डाइल्यूट कर दिया तो क्या किया बेसिकली, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट भी यहाँ पे हमारे क्लियर हो रहे हैं, दीज ऑल आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और ये एक बेस चैप्टर भी है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करें जो कि NCERT एग्जाम्पलर्स में गिवन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू सो मच।